कैबिनेट मिशन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हम लोग। चलिए ठीक है। क्रिप्स मिशन में कौन कौन शामिल थे? क्रिप्स मिशन में कौन कौन 3 लोग शामिल थे जो भारत आए थे? क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्लियर है ना? क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। ये क्यों आया था भारत? इसका रीज़न क्या था? भारत में ये क्यों आया था? अच्छा, 1942 में भारत ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने एक और डिस्कस किया था, कैबिनेट मिशन हमने डिस्कस कर लिया था। उसी के जस्ट आगे हमने डिस्कस करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम पहले का रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्रिप्स मिशन से थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था। ये भारत 1942 में। क्लियर है? डाउट होगा किसी को तो कोई पूछिएगा सवाल आप। ठीक है, हाँ, उद्देश्य क्या था इसका? ठीक है, तो उद्देश्य लिख लीजिए इसका उद्देश्य। लिखिएगा। देखिए, ये हो रहा था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? पहले तो आप बताएं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेट क्या था इसका? ईयर क्या था? 1914 से 1918। सेकेंड कब हुआ? 39 से 45। ठीक है, कि तो आप जानते हैं कि इस समय तक भारत पर किसका शासन था? इस समय तक भारत पर शासन ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, तो ब्रिटेन का कहना ये था कि भारत को क्या करना पड़ेगा? युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि जापान जो है ना, दक्षिणी पूर्वी के जो एशिया है, साउथ एशिया है, वहाँ तक जापान का कब्जा हो चुका था। तो ब्रिटेन को चाहिए था मैन पावर कहाँ से मिलेगा? भारत से मिलेगा। तो बोला गया कि आप मुझे क्या कीजिए, हमारा युद्ध में आप सहायता कीजिए, हम आपको क्या करेंगे? संविधान बनाने के लिए आपको राइट्स देंगे। ठीक है, तो ये पहली बार एक तरह से उम्मीद मिला भारत को कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब भी भारत का संविधान बनेगा तो उसमें सभी नागरिक कहाँ के रहेंगे? भारत के। सभी लोग कहाँ के रहेंगे? भारत के रहेंगे। ठीक है, इससे पहले आप देख रहे होंगे कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आता है और इसमें सभी मेंबर्स कौन रहते हैं? ब्रिटिश के रहते हैं, बाहर के सभी मेंबर रहते हैं। ठीक है, यही रीज़न था कि इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एक अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। ये अगस्त प्रस्ताव जो आता है लिलिंथगो के नेतृत्व में आया था। ठीक है, इससे पहले आप जानते हैं कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या डिमांड किया जाता है? एक
संविधान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से डिमांड किया गया, ठीक है। और इसी को मान लिया गया कब, 1940 में स्वीकार कर लिया जाता है, और जो स्वीकार किया गया उसी को बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। और लिलिंथको के नेतृत्व में भारत में समिति को भेजी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य, जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश ब्रैकेट में कोलोनोलिज लिख दीजिएगा, कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी पर कब्जा कर लिया था। क्लियर है। अब इन लोगों ने किसकी सहायता मांगी, भारत की सहायता मांगी। भारत ने बोला कि हम सहायता देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान निर्माण का पूरा हक हमें देना पड़ेगा, जिसमें सभी लोग कौन होंगे, भारतीय होंगे। तो लिखेंगे रिजल्ट क्या रहा, परिणाम लिखेंगे। फर्स्ट टाइम यह गारंटी मिली कि युद्ध के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी, संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी, जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया। ये अस्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग किसका डिमांड चाहती थी, वो चाहती थी 2 स्वायत्त राज्य, 2 अलग अलग राज्यों का डिमांड कर रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा, मुस्लिम लीग ने कहा 2 संविधान का निर्माण होना चाहिए, 2 संविधान का निर्माण होना चाहिए, 2 संविधान का निर्माण होना चाहिए। और ये 2 संविधान के निर्माण किसके लिए होगा भैया, तो पहला होगा भारत के लिए और दूसरा किसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए, ठीक है। और यही मुस्लिम लीग आगे चल करके किसका पक्ष लेगा, पाकिस्तान बनाने के लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे। क्लियर है। अब आगे, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कैबिनेट मिशन 1946। इसमें 3 लोग थे, कौन कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एंड थर्ड वन इज अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर। ठीक है, इनका एम क्या था, उद्देश्य क्या था इनका, उद्देश्य क्या था। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछता है। एक तो एग्जैक्ट डेट पूछ देगा कि ये एग्जैक्ट कब आए थे, तो एग्जैक्ट आप याद रखेंगे 24 मई 1946, 24 मई 1940, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 भारत आए और इन्होंने 16 मई 1946 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। तो दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे रिपोर्ट प्रस्तुत किया 16 मई 1946, 16 मई 1946 को इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब यही किसका, अब ये क्या करेंगे, यही ऐसे होंगे जो भारत में डिसाइड करेंगे संविधान निर्माण की। तो लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में 389 मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे। प्रत्येक 10 लाख, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, जो सबसे पहले इलेक्शन हेल्ड करवाया जाता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन जुलाई 1946, जुलाई 1946, जुलाई 1946। इसका रिजल्ट जो आता है अक्टूबर 1949 में, रिजल्ट इसका आएगा अक्टूबर 1949। ठीक है, दूसरा है कि ये जो चुनाव किया गया था ये इनडायरेक्टली था, अप्रत्यक्ष रूप से था, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। और ये जो प्रांतीय असेंबली में लोग चुने गए थे,
असेंबली में चुने गए लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। क्लियर है? किसी को यहाँ तक डाउट है? समझेंगे। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में आया, तो जाहिर सी बात है उस समय क्या चल रहा था, युद्ध की परिस्थिति थी और जापान के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था और ब्रिटेन को क्या चाहिए था, मैन पावर चाहिए था। तो उन्होंने किससे मदद मांगी? भारत से। भारत ने कहा कि हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन युद्ध के बाद हमें क्या चाहिए? युद्ध के बाद हमें चाहिए कि हम संविधान अपना खुद से बनाएंगे। तो पहले तो उन्होंने क्या बोला कि हम इसके बारे में सोचेंगे, युद्ध के बाद सोचेंगे। तब जाकर के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकार कर दिया गया था कि फिर तो हम आपका साथ नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जैसे युद्ध समाप्त होगा हम आपको ये राइट दे देंगे कि आप खुद से क्या बनाइएगा, अपना संविधान बनाइएगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे युद्ध समाप्ति हुई, वो वादे के मुताबिक उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, अपना संविधान बना सकते हैं। अब ये जो संविधान बनाया जा रहा था, इसमें कोई भी सदस्य बाहरी नहीं था, सभी कौन थे? भारतीय थे। तो रखा गया कि 1946 में चुनाव करवाया जाएगा। ये चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष तौर पे होगा और प्रत्येक 10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये जब चुनाव हुआ और ये जो प्रतिनिधि चुने गए, इन्हीं के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव किया गया। ठीक है ना? यहां तक हो गया था। आगे लिखिएगा, आगे लिखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, कम्युनल इलेक्शन प्रोसेस, कम्युनल इलेक्शन प्रोसेस। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। क्लियर है? अब कितने मेंबर टोटल हुए? 389। कुल संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या टोटल मेंबर्स, ये टोटल मेंबर्स थे 389। ये कहाँ से लोग थे? लिखेंगे 389। 296 जो थे ये ब्रिटिश प्रांत से थे। 296 ब्रिटिश प्रांत, 296 ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस। यहीं से इनका क्या किया गया था? इलेक्शन किया गया था, चुनाव किया गया था, ब्रिटिश प्रोविंस से। कितने बच्चे? हाँ, कितने बच्चे? 389 में 296 माइनस करेंगे तो 93 जो थे, लिखिएगा 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट, देसी
रियासतें, देसी रियासतें, देसी रियासतें, देसी रियासतें। अब इनका क्या किया गया था, इनका नॉमिनेशन किया गया था, तो ये नॉमिनेटेड थे, ये नॉमिनेटेड थे, ये इलेक्टेड थे और ये नॉमिनेटेड थे। ठीक है। 290 वो आपको अलग अलग डिवाइड करके हमने लिखवा दिया था, वो 3 आपको लिखवाए होंगे करके 3 पार्ट में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिटेल में हमने बता दिया था आपको। आपको हमने लिखवाया होगा 4 चीफ कमिश्नर से। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखवा दिया था। 292 जो थे ब्रिटिश प्रोविंस से थे, 4 जो थे आपके वो चीफ कमिश्नर वाले थे। तो वैसे भी आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए, आपके पास अगर जगह हो तो इसको 2 पार्टों में आप कर लीजिए। लिख लेंगे 292 ब्रिटिश प्रोविंस, और जो चार्जशीट था वो था चार्जशीट चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसको थोड़ा साफ से लिख दे रहा हूं मैं। चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक। ये समझ में आ गया ना? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, टोटल कितने मेंबर हुए? 389 में 296 कहाँ से थे? ये ब्रिटिश प्रोविंस से थे, ये इलेक्टेड थे, और उधर 93 नॉमिनेटेड होंगे। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 292 कौन थे? ब्रिटिश प्रोविंस से, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। क्लियर है? आगे एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्रिप्स मिशन की मांग को मुस्लिम लीग के द्वारा ठुकराया गया। मुस्लिम लीग की क्रिप्स मिशन की मांग को मुस्लिम लीग के द्वारा ठुकराया गया, क्यों? आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो लोग अलग अलग 2 संविधान चाहते थे। ठीक है, इस वजह से। एक और प्रश्न लिखिएगा। भारत की संविधान क्या थी? 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 ऑप्शन में लिखेंगे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। ऑप्शन सी ए और बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए और बी, क्योंकि ये आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थे और आंशिक रूप से ये इलेक्टेड थे, ये बोथ थे, दोनों थे। अब किसी को यहाँ डाउट नहीं ना रहा ना? एक और क्वेश्चन लास्ट लिख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? आंसर 1946। ठीक है, चलिए अब हेडिंग देंगे
संविधान सभा की बैठक संविधान सभा की बैठक सिटिंग्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली सिटिंग्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली लिखेंगे। पहला फर्स्ट बैठक, फर्स्ट सिटिंग ठीक है, फर्स्ट सिटिंग। ये जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था ये हुआ था फ्रेंच परंपरा के अनुसार, फ्रेंच परंपरा के अनुसार, फ्रेंच परंपरा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ट्रेडिशन, फ्रेंच परंपरा के अनुसार। क्लियर है? ये कब किया गया? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, लिखेंगे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके चेयरपर्सन कौन हुए? चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे थे? तो अस्थायी तौर पे बनाया गया था, लिख लेंगे। ये अस्थायी थे, टेम्पोररी थे, अस्थायी टेम्पोररी, अस्थायी टेम्पोररी। ठीक है। टोटल यहां पे कितने मेंबर ने भाग लिया था? 211 आउट ऑफ 389 लिख लेंगे। एक नोट लिखेंगे यहां पे, मुस्लिम लीग एवं हैदराबाद ने भाग लिया, हैदराबाद ने भाग लिया। नेक्स्ट सेकंड बैठक, सेकंड सिटिंग, सेकंड सिटिंग 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। चेयरपर्सन कौन बने? प्रेसिडेंट कौन बने? लिखेंगे, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? डिप्टी स्पीकर कौन बने? डिप्टी स्पीकर H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी
संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। ये B.N. राव थे, B.N. राव, लिख दे क्या? B.N. राव, B.N. राव। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरी बैठक, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946। लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा के सामने, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। और इसमें निम्नलिखित 3 चीजों पर ध्यान दिया गया। क्या क्या? तो लिखेंगे संप्रभु, संप्रभु, सोवरेन, सोवरेन, सोवरेन। क्या बोला गया कि हमारा देश कैसा होना चाहिए? सोवरेन होना चाहिए। जो भी राइट्स लिया जाएगा वो भारत के द्वारा लिया जाएगा, किसी दूसरे बाहरी देशों का हस्तक्षेप या बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो संप्रभु शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जो ब्रिटिश हमारे यहाँ, ब्रिटिश जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, अब उनका अधिकार नहीं चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया? संप्रभु। खुद हम क्या करेंगे? खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी और पे डिपेंड नहीं होंगे। दूसरा इन्होंने वर्ड यूज किया गणराज्य, रिपब्लिक, गणराज्य, रिपब्लिक। हम कैसे होंगे? रिपब्लिक होंगे। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बताते हैं ये सारी चीज़ों को। और तीसरा बताते हैं ये अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। तो ये सबका किस ओर ध्यान केंद्रित करते हैं? माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटीज को। और बोलते हैं कि हमें किसका ध्यान देना चाहिए? इनके हितों का ध्यान देना चाहिए, इनके हितों पर ध्यान, मतलब इनके अच्छाई के लिए काम करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ये क्या है? बहुत पिछड़े हैं। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, एक नोट दीजिएगा। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसे ही ब्रैकेट में लिख लेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, इसे ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसे ही प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रियम्बल के रूप में स्वीकार किया गया, प्रस्तावना प्रियम्बल के रूप में स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया।
नाउ हेडिंग दीजिएगा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यह संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। कौन सी बैठक थी? 3rd बैठक था। क्लियर है? पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में लिखिएगा। लिखेंगे 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑन 13 दिसंबर 1946, ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज presented by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें है क्या? तो लिखेंगे यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। It was meant to be a proper summary of major issues of the national movement in India। लास्ट एंड थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे, संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन स्पष्ट रूप से झलकता है। It had a clear glimpse of the framework of the constitutional structure, क्लियर है? इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं। The main things is included in it।
ठीक है, क्या क्या शामिल है? तो नंबर 1, फर्स्ट, भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न लिखेंगे। भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा, लिखेंगे। इंडिया विल बी ए फुली sovereign republic which declare its own constitution क्लियर है? एक और लिख लेंगे। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज क्लियर है? इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ दिए गए थे, इतना ही फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, अस्थाई अध्यक्ष कौन बना था? ये अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? परमानेंट चेयरमैन लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थाई कौन बने थे? अस्थाई नॉन परमानेंट चेयरमैन या टेम्पोररी कह सकते हैं, टेम्पोररी। सच्चिदानंद को बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद। पहले इन्हीं को बनाया गया था, फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बना दिया गया था, समझे? उपाध्यक्ष कौन थे? वाइस चेयरमैन कौन थे? H.C. मुखर्जी। वाइस चेयरमैन थे H.C. मुखर्जी। वो इनके हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे संवैधानिक सलाहकार। इसको बोलते हैं आप उपाध्यक्ष लिख लीजिएगा, उपाध्यक्ष हिंदी में, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? B.N. राव। थे। क्लियर है? एक और हेडिंग दीजिएगा जो आपके एग्जाम में सीधे तौर से पूछा जा सकता है। लिखेंगे संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य।
संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य। अदर वर्क्स डन बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अदर वर्क्स डन बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य। तो पहला, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 से अपनाया गया। 1947। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मई 1949। मई 1949। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। यह भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 1950। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया था इन्हें? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ठीक है, आगे और कुछ फैक्ट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। संविधान निर्माण की अवधि। संविधान निर्माण की अवधि। ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टोटल जो ड्यूरेशन लगा था, टाइम लगा था, कितना था बताइए? टोटल समय कितना लगा था संविधान बनाने में? 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष
11 माह 18 दिन ये लगा था। कुल बैठक कितना हुआ था सिटिंग्स? कुल बैठक हुई थी 11, जिसमें से हमने 3 पढ़ा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो टोटल कितना बैठक हुआ? 11। ठीक है। खर्च कितना हुआ? लगभग 64 लाख। क्लियर? 64 लाख। हाँ, कितने दिनों तक विचार किया गया था, इस पर डिस्कस किया गया था? तो 114 दिनों तक, 114 दिनों तक विचार। कितने देशों से हमने बोरो किया है, कितने देशों का हमने अवलोकन किया है, लगभग रिव्यू लिया है, उसके बाद जाकर के हमने संविधान बनाना शुरू किया है? तो लगभग 60 देश से, 60 देशों से हमने क्या किया है? अवलोकन, ऑब्जर्व किया है, उसके बाद जाकर के हमने संविधान बनाना शुरू किया है। बताइए, किसी को डाउट, कोई कहीं कोई प्रश्न? आई होप कि अभी तक तो नहीं होगा कोई प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखेंगे संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां, कमिटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो 2 प्रकार की थी, एक स्मॉल और एक बिग। ठीक है, एक स्मॉल कमिटी और दूसरा बिग कमिटी। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ी समितियां, बड़ी समितियां, बड़ी समितियां, बिग कमिटीज, बड़ी समितियां। पहला लिखेंगे संघ शक्ति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति कमिटी। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी। पहला है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखेंगे संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। यूनियन, यूनियन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट लिखेंगे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रारूप समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर BR अंबेडकर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकारों एवं मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड लास्ट लिखेंगे संचालन समिति, संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, STEERING, स्टीयरिंग कमेटी। तो जितने भी बड़ी समितियां थे जो हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट था वो सारा हमने डिस्कस किया। ठीक है। चलिए, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था संविधान सभा का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से संवैधानिक सलाहकार कौन बना? BN राव। क्लियर है। HC मुखर्जी कौन थे? HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही आगे चल करके किस नाम से हम जानते हैं? प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल एक समझिए कि दर्शन है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो शुरू में प्रीफेस आता है तो पूरे संविधान का एक झलक दिखता है। किसमें? प्रियम्बल में। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं छोटी समितियां। छोटी समितियां, छोटी समितियां, संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखेंगे संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। पहला, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। कार्यों संबंधी समिति। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली।
इसके जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। दूसरा लिखेंगे कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। नाउ थर्ड, तीसरा सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति, सदन, सदन समिति। हाउस कमिटी, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। अब देखिए एक जो सबसे हमारे लिए समिति इंपॉर्टेंट है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, कमेटी। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? लिखेंगे चेयरमैन या प्रेसिडेंट भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इसका गठन कब किया गया था? गठन, गठन इस्टेब्लिशमेंट 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त, 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल सदस्य कितना था? सदस्य, इसमें टोटल सदस्य थे 7, इसमें टोटल सदस्य थे 7। सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति। सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 7 हैं। तो 7 मेंबर हैं, तो एक तो ऑलरेडी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके अलावा कौन कौन है? तो लिखेंगे नंबर 1 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर, पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ये कौन थे? प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, बी आर अम्बेडकर। सेकंड एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी, एन एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी। इनका पूरा नाम था एन गोपाला स्वामी अयंगर। सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। नेक्स्ट सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव। बी एल मित्र, बी एल मित्र की जगह, बी एल मित्र की जगह, बी एल मित्र की जगह। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था बी एल मित्र का, जिसकी वजह से इन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कौन आ गए थे, ए एन माधवराव आ गए थे। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कौन बना था, एन माधवराव बने थे। लास्ट लिखिएगा टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। तो पहले थे डीपी खेतान, ठीक है ना। तो उसके बाद ये बने थे। 1948 में डीपी खेतान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन बना था, टीटी कृष्णमाचारी बने थे। क्लियर है। अब हमें इसके बाद डिस्कस करना है आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसको डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है। किसी को आज वाली क्लास में कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। है कोई डाउट, है क्या? चलिए ठीक है। एक बड़ी समिति होती थी, एक छोटी समिति होती थी। जैसे एक बड़ा हुआ उसका सब हो जाता था, एक बड़े कार्य के लिए बनाया जाता था, एक छोटे कार्य के लिए बनाया जाता था। बड़ा कार्य मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, तो ये बड़ा काम करता था, ड्राफ्ट करता था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कौन किया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। ये बड़ा काम हो गया। अब संसद का कोई काम है, छोटा मोटा कोई काम है, तो कौन करेगा? छोटी समिति करेगी। ठीक है, सब जगह तो बी आर अम्बेडकर को भेज नहीं सकते ना। अब मान लीजिए मेरा एक स्टाफ है, वो ऑफिस में रहता है, एक स्टाफ है साफ़ करने वाला, तो ऑफिस स्टाफ को हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि आगे घर साफ़ कर दो मेरा। लेकिन घर जो हमारा कोचिंग साफ़ करता है उसको बोल सकते हैं कि घर साफ़ कर दो। लेकिन जो ऑफिस स्टाफ जो बैठा है उससे हम क्या बोलेंगे कि पेपर वर्क मेरा कर दो, क्योंकि वो पेपर वर्क ज़्यादा जानता है। ठीक है, और साफ़ करने वाला पेपर वर्क क्या जानेगा, समझे? हाँ, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी किस कमेटी में आती थी? बिग कमेटी में आता था।